30,000 पन्नों की चार्जशीट है, 900 गवाह हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए एक गवाह के ऊपर कई कई पेशियाँ चली जाती हैं, तो कितनी पेशियाँ लगेगी। 6 साल के अंदर अभी तक के चार्जेस फ्रेम नहीं हुए। आपने तो पूरी एक आदमी की पूरी ज़िंदगी को जेल यानी अदालत के अंदर सड़ाने की बात कह दी है। सिर्फ अदालत में हमारा वक्त नहीं जा रहा है, हमारा पैसा भी लग रहा है। केस तो पूरे होने में बहुत साल लगेंगे। अब तो सवाल सिर्फ यही है कि बेल कब होगी। तो हम ये देख रहे हैं कि आजकल कोर्ट्स भी जो हैं ये देखकर अपना फैसला देते हैं कि भाई उनके सामने कौन खड़ा है और सरकार क्या चाहती है। कम से कम उमर खालिद और शर्जील इमाम के केस में तो साफ ये दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया ये देख कर दिया कि भाई सरकार क्या चाहती है और कितना जोर सरकार ने लगाया हुआ था कि भाई ये लोग किसी तरह से बाहर ना आ पाए। इनका तो हम एग्जाम्पल बनाएंगे। अंग्रेजों का ये ख्याल था इंडियन पुलिस के बारे में, नेटिव पुलिस के बारे में कि ये किसी काम के नहीं, इनसे कुछ नहीं होगा, इनसे तफ्तीश नहीं होगी। ये कर सकते हैं कि लोगों को अरेस्ट करें और कस्टडी में खूब मारें, खूब पीटें और उनसे उनका जुर्म उगलवा लें और उसके बाद मामला ट्रायल में जाएगा। वहाँ अंग्रेज जज उसको देखेगा कि क्या सबूत है क्या नहीं है, फिर फैसला सुनाएगा। पिछले 6 सालों से भी ज़्यादा वक्त से जेल में बंद उमर खालिद और शर्जील इमाम के लिए आज दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से आवाज़ उठाई गई। आज APCR द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था जिसमें देश के कई बड़े वकील यहां शामिल हुए और उन्होंने उमर खालिद और शर्जील इमाम की रिहाई की मांग उठाई। बता दें दर्शकों की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान खुर्शीद, प्रशांत भूषण, निजाम पाशा जैसे वरिष्ठ वकील शामिल हुए। आइए उन्होंने क्या कहा सुनाते हैं आप। हमारे साथ उमर खालिद के वालिद साहब हैं। सर, इस केस में कई हज़ार पन्नों की चार्जशीट का दावा किया जाता है, कई हज़ार गवाह हैं, तो एक पिता की हैसियत से, वालिद की हैसियत से क्या लगता है आपको कि ये केस जो है वो सालों साल चलता रहेगा? उमर खालिद शर्जील इमाम की उम्र ख़त्म हो जाएगी लेकिन वो केस बंद नहीं होगा, तो इस दर्द को आप एक पिता के ज़रिए कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, असल में ये हमारी जो पुलिस फोर्स है उसकी ये टेंडेंसी है और हुकूमत भी यही चाहती है कि जिन लोगों को हमें लंबा वक्त तक जेल में रखना है तो उनके ख़िलाफ़ लंबी चार्जशीट तैयार की जाए, बेशुमार गवाह खड़ा किए जाएँ। ज़ाहिर है एक गवाह के ऊपर में कई अदालतों के वो जाते हैं, तो कितना वक्त लग जाएगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये 30,000 पन्नों की चार्जशीट है, 900 गवाह हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए एक गवाह के ऊपर कई पेशियाँ चली जाती हैं, तो कितनी पेशियाँ लगेगी और सब कॉन्कॉक्टेड गवाह हैं सब। कई बार तो हमने देखा है कि सुनवाई भी नहीं होती और तारीख हाँ, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। यानी आप सोचते ना 6 साल के अंदर अभी तक के चार्जेस फ्रेम नहीं हुए। चार्जेस फ्रेम के बाद में गवाही शुरू होगी, ट्रायल शुरू होगा, तो ट्रायल की नौबत ही नहीं आई अभी तक। तो कहीं ना कहीं काफ़ी लंबा समय गुजर जाएगा। नहीं, बिल्कुल गुजर जाएगा। ये देखिए ना, आपने तो पूरी एक आदमी की पूरी ज़िंदगी को जेल यानी अदालत के अंदर सड़ाने की बात कह दी है। सिर्फ अदालत में हमारा वक्त नहीं जा रहा है, हमारा पैसा भी लग रहा है। यानी आप हुकूमत का क्या जाता है, पुलिस का क्या जाता है, किसी के खिलाफ भी कोई चीज़ जल्दी है वो अपना केस फाइल करेंगे, हुकूमत से पैसा मिलता रहेगा। बाकी जो अक्यूज़ड हैं उसके ऊपर पूरा प्रेशर आएगा। अच्छा, इसी केस में कुछ और लोगों को जमानत अभी हाल ही में मिली थी और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम को मुख्य आरोपी के रूप में बताया था। तो आपको क्या लगता है कि एक तरफ देखा जाए तो और लोगों को जमानत मिल गई और इनके मामले में कहीं ना कहीं देरी हो रही है, तारीख बढ़ती जा रही है? हमें तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कुछ लोगों को ज़मानत मिलती है, कुछ लोगों को ज़मानत डिनाई की जाती है। उसकी बेसिस क्या है? ये कहना कि ये आइडियोलॉजिकल आर्किटेक्ट हैं, ये मेन लोग थे, तो आपका सबूत क्या है उसका? कोई इनके ख़िलाफ़ एक्स्ट्रा सबूत आपके पास में है मौजूद? कोई इनके ख़िलाफ़ एक्स्ट्रा गवाहियाँ मौजूद हैं? किसके बुनियाद पे? यानी अभी जो ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ है तो उसके बुनियाद पे आप क्या? अभी पुलिस की चार्जशीट कोई बुनियाद नहीं होती है। पुलिस तो जिस तरह चाहे चार्जशीट बना दे। पुलिस की चार्जशीट कोई बुनियाद नहीं बनती है किसी अदालत के लिए कि वो उसको बुनियाद फैसला दे। अदालत को अपना माइंडसेट भी, अपना माइंड भी लगाना चाहिए और देखना चाहिए कि भाई ये जो लगाया जा रहा है, जुर्म लगाया जा रहा है, ये कितनी इसके अंदर ग्रेविटी है, इसके साथ सबूत क्या हैं, इसके लिए क्या ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुआ अब तक के? क्या लगता है आपको कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को एग्जाम्पल के तौर पर सेट करने की कोशिश अक्सर लोग कहते हैं इस बार? नहीं, बिल्कुल भाई, वो जाहिर है कि उनको ये देखना है कि इतने सारे लोगों को उन्होंने मुजरिम बनाया था, इस केस में मुलजिम बनाया था, तो अब उनको वो उसको शॉर्टलिस्ट करके वो 2 पर फोकस कर दिया उन्होंने। ये आइडियोलॉजिकल आर्किटेक्ट है, इन्होंने ही प्लानिंग की थी। तो आपका सबूत क्या है उसका? कोई सबूत नहीं है।
कोई जब तक ट्रायल शुरू नहीं होगा ये भी अंदाज़ा नहीं होगा गवाह में कितना दम है आपके। तो ये जो चार्जशीट के बुनियाद के ऊपर में किसी आदमी को लंबे वक्त तक जेल में सड़ाते रहना और बेल नहीं देना, ये उस आदमी के फंडामेंटल राइट का हनन है। एक सवाल और रहेगा कि आज ही के दिन राम रहीम को 17वीं बार पैरोल मिली है, 21 दिनों के लिए जेल से बाहर आए, और उमर खालिद जो पिछले 6.5 सालों से जेल में बंद हैं और उनकी बीमार माँ से मिलने के लिए भी उनको जमानत नहीं मिलती, हालांकि पैरोल सरकार की तरफ से दी जाती है। तो इन तमाम चीज़ों को जब आप देखते हैं खबरों के माध्यम से, तो आपको एक पिता की हैसियत से कैसा महसूस होता है? ऐसा लगता है कुछ लोग चहीते हैं हुकूमत के, हाँ, जिन पे इल्ज़ाम भी साबित हो गया, जो सज़ा काट रहे हैं उनको बार बार पैरोल दी जा रही है, लंबी वक्त की पैरोल मिल रही है, बाहर आ रहे हैं, पूरा शानदार ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जेल के अंदर भी उनके साथ जो कुछ ट्रीटमेंट होगा वो आपके सामने होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो विरोधाभास है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, किसी को आप यानी सज़ा हो जाने के बावजूद भी बार बार रेप केस में, हाँ, रेप केस में सज़ा हो गई है फिर भी बेल मिल रही है, और एक आदमी पे जुर्म साबित नहीं हुआ उसको अभी बेल डिनाई हो रही है। अभी पिछले दिनों जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था, तो एक साहिबा थी, जर्नलिस्ट थी, हाथ में माइक था, माइक लेके घूम रही थी, उनको कोई बच्चा नज़र आया तो उन्होंने माइक बिल्कुल उसके मुंह में लगाया और कहा कि अच्छा आपको क्या लगता है उमर खालिद को ट्रायल मिलना चाहिए, टुकड़े टुकड़े गैंग को ट्रायल मिलना चाहिए। और उस बच्चे से कोई जवाब नहीं बना, वो भी देख रहा था और वो बहुत खुश थी कि ऐसा सवाल पूछा है कि लाजवाब कर दिया। हम ये सोच रहे थे, पहले तो हमने अपना सर पकड़ लिया, फिर हम ये सोच रहे थे कि एक होता है मुल्जिम और एक होता है मुजरिम, और शायद वो जो रिपोर्टर थी उनको ये लगा था कि मुजरिम को जब तुतला के बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, तो उसको मुल्जिम कहते हैं, मगर ऐसा नहीं है। मुल्जिम अलग लफ्ज़ है, मुजरिम अलग लफ्ज़ है, मुल्जिम अलग शब्द है, मुजरिम अलग शब्द है। मुल्जिम का मतलब होता है कि जिस पे इल्ज़ाम लगाया जाए, आपने इल्ज़ाम डाल दिया किसी पे, वो मुल्जिम है। गंभीर से गंभीर इल्ज़ाम भी लगाया, वो मुल्जिम है। उसके बाद कुछ काम करना होता है, पुलिस को तफ्तीश करनी होती है, चार्जशीट डालनी होती है, ट्रायल चलाना होता है। जज का काम होता है कि वो फैसला करे कि सबूत काफ़ी है कि नहीं, और जब किसी का जुर्म साबित हो जाता है तब वो मुजरिम बनता है। मुल्जिम से मुजरिम तक का जो फासला होता है, उसमें बहुत लोगों को बहुत काम करना होता है। जो आरोपी और अपराधी का फ़र्क है, जो अक्यूज्ड और कॉन्विक्ट का फ़र्क है। मगर हम लोग अब पुलिस को नेपो किड की तरह ट्रीट करने लगे हैं, स्पॉइल्ड ब्रैट नेपो किड की तरह। हम कहते हैं कि अब इनसे इतना काम करवाओगे, पुलिस से इतना काम करवाओगे, इनका तो मोराल ही टूट जाएगा। हमारा एटीट्यूड ये है कि इल्ज़ाम तो लगा दिया, अब तफ्तीश भी कराओगे, चार्जशीट भी डलवाओगे, बच्चे की जान लोगे क्या? ये एटीट्यूड हो गया है पुलिस की तरफ से कि इनसे कोई काम मत लो, इल्ज़ाम लगा दें वो काफ़ी है। उमर खालिदी के केस में या शर्जील के केस में सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर था, तो एक बहस ये हो रही थी कि भाई इतना दिन हो गया, आप ट्रायल नहीं चला सके, आप कुछ साबित नहीं कर सके, तो आप डिफ़ॉल्ट बेल दीजिए। डिफ़ॉल्ट बेल तो नहीं, आप इतना वक्त गुजर गया है, ट्रायल होने तक आप इनको बाहर आने दीजिए। तो उसके जवाब में स्टेट की तरफ से काउंटर आर्ग्यूमेंट था, ये इनका बेस्ट आर्ग्यूमेंट था। ये कोर्ट में ये कहते हैं कि अच्छा अगर कसाब के केस में इतनी देर लगती तब क्या करते आप? तब कहते कि कसाब को भी छोड़ दीजिए जब तक कि ट्रायल पूरा ना हो। तो मेरे भाई, लॉ तो यही कहता है कि अगर आप ट्रायल नहीं चला सकते हैं, अगर आप किसी का जुर्म साबित नहीं कर सकते हैं, तो आपको उसको छोड़ना होगा। और अगर कसाब के केस में जहाँ पे चश्मदीद गवाह मौजूद हैं, उसमें अगर आप ट्रायल नहीं चला पाते, तो ये तो आप रिफ्लेक्ट कीजिए कि आप किस तरह से क्या काम करते हैं। ये तो आपकी एफिशिएंसी पर सवाल उठता है, ये तो आप डिसफंक्शनल हो रहे हैं, उस पर सवाल उठता है। तो आप ये देखिए कि अच्छी खासी पुलिस को, अच्छी भली पुलिस को हम नेपो किड की तरह ट्रीट कर रहे हैं, स्पॉइल्ड ब्रैट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और
डीकॉलोनाइजेशन की बात होती है, अंग्रेज़ों का ये ख्याल था इंडियन पुलिस के बारे में, नेटिव पुलिस के बारे में, कि ये किसी काम के नहीं हैं, इनसे कुछ नहीं होगा, इनसे तफ्तीश नहीं होगी, ये कर सकते हैं कि लोगों को अरेस्ट करें और कस्टडी में खूब मारें, खूब पीटें और उनसे उनका जुर्म उगलवा लें, और उसके बाद मामला ट्रायल में जाएगा, वहाँ अंग्रेज़ जज उसको देखेगा कि क्या सबूत है क्या नहीं है, फिर फैसला सुनाएगा। तो ये तो आप एक तरफ डीकॉलोनाइजेशन की बात कर रहे हैं, मगर अपनी पुलिस को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं कि इनका काम, इनसे तफ्तीश नहीं होगी, इनसे चार्जशीट नहीं ये होगी, ये सबूत नहीं इकट्ठा कर सकते हैं, ये क्या करेंगे, ये कस्टडी में मारेंगे, सबसे पहले अरेस्ट करेंगे। ये भी सोचने की बात है। हर जगह इंग्लैंड में, यूरोप में पहले तफ्तीश होती है, जब सब सबूत इकट्ठा हो जाता है तब आखिर में आप मुल्जिम को, आरोपी को अरेस्ट करते हैं, और वहाँ पुलिस के पास 12 घंटे का वक्त होता है दिखाने के लिए कि उनके पास क्या सबूत है, और मामला फ़ौरन ट्रायल कोर्ट में जाता है। आप किसी को अरेस्ट करके 12 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, इसलिए पुलिस आखिर में अरेस्ट करती है, पहले तफ्तीश कर लेती है, पहले सबूत जमा कर लेती है, तब अरेस्ट करती है। हमारे यहाँ सबसे पहले अरेस्ट करती है, तफ्तीश शुरू होने से पहले अरेस्ट करती है, ताकि कस्टडी में मारे पीटे, और वही तरीक़ा है सबूत इकट्ठा करने का। ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। पहले 14 दिनों में चार्जशीट दायर करनी होती थी, उसको आपने 90 दिन बनाया, अब आपने उसको 180 दिन बना दिया है। तो जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब आपके पास सर्वेलेंस के टूल्स नहीं थे, तब आप 14 दिन में चार्जशीट डालते थे। अब आपके पास सारी चीज़ें हैं, अब आपको 180 दिन लगता है। आपने पुलिस का क्या हाल बना दिया है, आपने प्रोसिक्यूशन का क्या हाल बना दिया। सर, उमर खालिद और शर्जील इमाम के केस में कई पन्नों की जो है चार्जशीट है, और कह सकते हैं कि गवाह इतने सारे हैं, तो क्या लगता है आपको कि ये केस जो है वो पूरा हो पाएगा? कोई उम्मीद नज़र आती है? केस तो पूरे होने में बहुत साल लगेंगे जी। अब तो सवाल सिर्फ यही है कि बेल कब होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल पहले फैसला दिया था कि अगर 1 साल में ट्रायल अगर चले और सारे प्रोटेक्टेड विटनेसेस की टेस्टिमनी हो जाए तो उसके बाद बेल कंसिडर किया जा सकता है। अब वो 1 साल के पीरियड में 7 महीने तो कुछ गुजर गए हैं, और मामला दिल्ली हाई कोर्ट में है। दिल्ली हाई कोर्ट से अगर बेल हो जाता है तो अच्छा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात सामने आई कि अब कहीं ना कहीं सरकार का भी प्रभाव जो है अदालतों पर देखने को मिल रहा है कई ऐसे फैसलों में। क्या इस बात से आप सहमत हैं? देखिए, सरकार का, किसी भी सरकार, ये सरकार नहीं, सरकारों का प्रभाव न्यायपालिका पे होता है, इसलिए क्योंकि न्यायपालिका भी सरकार के ही एक हिस्सा है। पर न्यायपालिका का काम ये होता है कि जब कुछ गलत हो तो एक ब्रेक लगाना। तो इस मामले में फ़िलहाल ब्रेक नहीं लगा है, या सिर्फ उमर और शर्जील के मामले में ब्रेक नहीं लगा है। दूसरों जो सफूरा वगैरह जो सब थी उनको तो बेल मिला है। हम तो सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि इनको भी जल्द बेल मिले। उमर खालिद का तो अगर आप केस देखें तो उनके तो जितने भी बयान थे, जहाँ जहाँ उन्होंने स्पीच दी, जो किया, करीब करीब सब रिकॉर्डेड है, और उनमें से कोई चीज़ को भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई तरह का अपराध उन्होंने किया, और बल्कि उल्टा हर बार उनकी स्पीच में ये रहता था कि अगर हमारे ऊपर कोई हिंसा करेगा तो उसका जवाब हम हिंसा से नहीं देंगे, हम हाथ नहीं उठाएंगे, अगर हमारे ऊपर कोई हाथ उठाता भी है तब भी हम हाथ नहीं उठाएंगे। लेकिन फिर भी अभी तक उनको बेल पर भी रिहा नहीं किया गया। कायदे से तो आज तक
उनका पूरा जो प्रोसिक्यूशन है वो मेलाफाइडी कह के क्वॉश हो जाना चाहिए था, क्योंकि बिल्कुल मेलाफाइडी प्रोसिक्यूशन है। इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि उस प्रोसिक्यूशन में कोई भी तथ्य हैं, किसी भी तरह के तथ्य। लेकिन फिर भी वो केस जो है अभी तक जैसे मैंने बोला ट्रायल वर्चुअली शुरू नहीं हुआ है और उनको बेल भी नहीं दी गई है। देखिए, बेल ना देने का एक कारण तो खैर ये है कि उनके खिलाफ यूएपीए के चार्जेस लगा दिए गए हैं। यूएपीए में बेल का प्रावधान नॉर्मल कानून से अलग है। यूएपीए का कानून थोड़ा फर्क है। उसमें ये लिख दिया है कि बेल देते समय ट्रायल कोर्ट को ये कहना पड़ेगा कि कोई प्राइमा फेसाई केस नहीं है अक्यूज के खिलाफ। अब अगर पुलिस किसी झूठे बयान पर या कोई झूठे आधार पर कोई चार्ज लगा दे तो ट्रायल कोर्ट के लिए ये कहना मुश्किल हो जाता है कि भाई कोई प्राइमा फेसी केस नहीं है। लेकिन खैर, उमर खालिद के केस में तो बिल्कुल सेफली ये कहा जा सकता था कि कोई प्राइमा फेसी केस नहीं है, क्योंकि उनकी चार्जशीट चाहे पढ़ लीजिए या उनके जितने भी वीडियोस हैं, उनकी स्पीचेस के कुछ भी पढ़ लीजिए, किसी तरह से कोई चार्ज नहीं बनता है। खासकर यूएपीए का कोई चार्ज नहीं बन सकता है। लेकिन यूएपीए में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छी बात कह दिया कि अगर कोई केस में ट्रायल कई साल से ख़त्म नहीं हुआ है और जल्दी ख़त्म होने के कोई आसार भी नहीं हैं, तब फिर यूएपीए के केस में भी बेल दी जानी चाहिए अक्यूज़्ड को। और ये स्क्वायरली उमर खालिद और शर्जील इमाम के केस में अप्लाई करता था। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इसको नहीं फॉलो किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उनके केस में बोल दिया कि नहीं, ये तो केस टू केस बेसिस पर देखा जाएगा और ये कोई जनरल रूल नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं कि आजकल कोर्ट्स भी जो हैं ये देखकर अपना फैसला देते हैं कि भाई उनके सामने कौन खड़ा है और सरकार क्या चाहती है। कम से कम उमर खालिद और शर्जील इमाम के केस में तो साफ ये दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया ये देख कर दिया कि भाई सरकार क्या चाहती है और कितना ज़ोर सरकार ने लगाया हुआ था कि भाई ये लोग किसी तरह से बाहर ना आ पाएँ। इनका तो हम एग्जाम्पल बनाएंगे। दरअसल अफसोस इस बात का है कि हमारे संविधान में, हमारे आइन में, हमारे मुल्क में नेगेटिव इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई नेगेटिव इक्वालिटी यानी कि सिर्फ मेरे ही साथ गलत क्यों हुआ इज़ नॉट अ क्वेश्चन दैट यू कैन आस्क। मेरे साथ गलत हुआ इज़ अ स्टैंड अलोन क्वेश्चन, लेकिन सिर्फ मेरे साथ ही क्यों गलत हुआ, तो ये जिन चीज़ों में सामने आता है उसकी एक मिसाल तो ये है डिमोलिशंस जैसे कि जब भी कोई जो बुलडोज़र राज चला है तो जब भी कोई डिमोलिशन होता है तो उसमें वो कहते हैं कि आपका मकान गैर कानूनी है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पड़ोसी का भी है, मेरा पूरा मोहल्ला गैर कानूनी है, पूरा शहर गैर कानूनी है। वो नेगेटिव इक्वालिटी हो जाएगी, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपसे पूछा गया है कि आपका मकान गैर कानूनी है कि नहीं, आप उसका जवाब दीजिए, नहीं है तो उस पर बुलडोज़र चलेगा। तो वो नेगेटिव इक्वालिटी का ना होना जो एक तकलीफ़ का बायस है, वो इस उमर और शर्जील के मामले में कई सूरतों में सामने आता है। अगर मैं सवाल पूछूं कि प्रश्न क्या था, व्हाट वाज एट स्टेक देयर, व्हाट वाज एट स्टेक देयर वाज द राइट टू हैव राइट्स, अधिकार होने का अधिकार। उस मूवमेंट के वक्ताओं को, उस मूवमेंट के ऑर्गेनाइजर्स को जिस तरह ट्रीट किया गया, जो हम देख रहे हैं कि आज उस चीज़ को 7 साल हो गए और उस मूवमेंट के मेन ऑर्गेनाइजर्स होने के इल्ज़ाम में ये लोग आज तक गिरफ्तार हैं। और मुजरिम और मुल्ज़िम में जो फ़र्क है वो तो शाहरुख ने आपको बता ही दिया। लेकिन ये कि अगर मैं उसको कंपेयर करूं अभी हाल ही के नीट प्रोटेस्ट से,
तो वहाँ पे नागरिक होने का अधिकार उसके लिए जो लोग मूवमेंट कर रहे हैं उनके साथ क्या सलूक हुआ, और यहाँ पे एग्ज़ाम पेपर लीक होने के लिए जो मूवमेंट हुआ उसके साथ क्या सलूक किया गया, क्या उसके साथ रवैया अख्तियार किया गया, क्या किसी प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने उनको संबोधित किया, क्या उनके साथ कोई समझौता हुआ, उनके खिलाफ एफआईआर हुई, और उसके बाद छटते हम अब 2 रह गए हैं। लेकिन शुरुआत तो बड़े काफिले से हुई थी जो गिरफ्तार किए गए थे। तो प्रोटेस्ट के बीच में जो फर्क बढ़ता जा रहा है, उसी सरकार, उसी पुलिस, उसी प्रशासन द्वारा उसकी बिना क्या है। लेकिन आप ये सवाल नहीं पूछ सकते क्योंकि नेगेटिव इक्वालिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरी प्रोटेस्ट एंटी नेशनल क्यों, और उनकी प्रोटेस्ट जो है वो फॉरेन कंसिडरेशन का पात्र क्यों, ये सवाल आप नहीं पूछ सकते। जो प्रोटेस्ट हुई, एक अजीब हमने वहाँ पे फिनोमेनन देखा कि एक आंदोलन था, एक आंदोलन विरोधी आंदोलन था। देयर वाज अ प्रोटेस्ट टू अपोज द प्रोटेस्ट्स, कि ये क्या प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो जो आंदोलन विरोधी आंदोलन था, उसके आंदोलनकारियों में जिन लोगों ने नारे लगाए और बहुत बहुत कटीले नारे लगाए, बहुत बहुत जहरीले नारे लगाए, उनके साथ क्या हुआ, उनके खिलाफ क्या आज तक एफआईआर हुई, क्या उनको कभी गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने गोली मार देने का कॉल दिया था, उनके खिलाफ कोई प्रशासनिक कार्रवाई हुई, ये सवाल आप नहीं पूछ सकते क्योंकि देयर इज़ नो नेगेटिव इक्वालिटी। आप सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि भाई मेरे खिलाफ एफआईआर हुई थी, वो सही थी गलत थी, उसमें क्या मेरिट था। आप ये नहीं पूछ सकते कि और किसके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। जो इशू आज है वो 2 कॉन्शियस वाले लोगों के बारे में ही नहीं है, जिनको हम लोग बड़े दर्द के साथ कहते हैं कि जिनको इतने शिद्दत की तकलीफ़ इतने दिनों से है। ये बात वो भी इस बात को स्वीकार करेंगे, मानेंगे कि ये बात उससे बढ़कर है कि जो निज़ाम है, जो हमारी व्यवस्था है, उसमें ये क्या हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर एक इंडिविजुअल की लिबर्टी का सवाल है कि इंडिविजुअल की लिबर्टी को किस तरह से कुचला जा रहा है, और किस तरह से जिन चीज़ों को हम हमेशा से समझते आए हैं कि ये हमारा हक़ है, इस मुल्क में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ये हमारा हक़ है, और कम और बेश कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ होती हो, लेकिन आखिर में इस हक़ को बरकरार रखा जाएगा और ये हक़ हमको मिलेगा। इस बात को बड़ी ठेस लगी है, इस बात को बड़ा धक्का लगा है। और ये धक्का सिर्फ इस मामले में, इस बेल के मामले में नहीं, बल्कि आप आज जो एक आम फ़िज़ा देख रहे हैं, आप जो एक आम स्थिति देख रहे हैं मुल्क में, कि किसी को अपनी बात कहने के लिए किस तरह से तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, और उसके साथ व्यवहार क्या होता है, सरकार का क्या होता है, एजेंसीज़ का क्या होता है। कोई बिज़नेस का शख्स हो, कोई बिज़नेस में हो, कोई मीडिया का हमारा साथी हो, कोई एक मामूली आम शहरी हो, कोई नौजवान बच्चा हो, कोई स्टूडेंट हो, शिकायत किसी को भी हो सकती है, और शिकायत करने का अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि शिकायत आप पीसफुली करें, आप अपने हाथ में पत्थर ना ले लें, आप अपने हाथ में वो हथियार ना ले लें जिससे आवाम को, सोसाइटी को तकलीफ़ हो। लेकिन जो हम देख रहे हैं ये तो एक एक्सट्रीम एग्ज़ाम्पल्स हमारे सामने है, और उम्मीद ये है कि ये एग्ज़ाम्पल्स जो हैं कभी ना कभी कहीं ना कहीं पहुंचकर ये एग्ज़ाम्पल्स जो हैं कम से कम इनका समाधान निकल आएगा, इनका कुछ इलाज निकल आएगा।